3 बताए थे आपको। वैसे तो इनकी संख्या वो निश्चित नहीं है, लेकिन अपन मुख्य रूप से 3 ही पढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेदों में सबसे पहले देखिए अपन पढ़ेंगे प्रेरणार्थ क्रिया। कौन सी क्रिया पढ़ेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि किसी को प्रेरणा दी जा रही है, किसी को प्रेरणा दी जा रही है। जैसे आपको परिभाषा से पहले मैं आपको बता दूं कि अपन काम स्वयं न करके किसी दूसरे से काम करवाते हैं या किसी दूसरे को काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, तो वहां पर प्रेरणार्थ क्रिया आती है। जैसे परिभाषा है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को प्रेरित करके काम करवाता है तो वहां पर प्रेरणार्थ क्रिया मानी जाती है। परिभाषा है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को प्रेरित करके कार्य करवाता है तो वहां पर प्रेरणार्थ क्रिया मानी जाती है। जैसे सास बहू से घर का काम करवाती है। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रेरणा देने वाला कर्ता और प्रेरित करता। प्रेरणा जब तक नहीं दी जाती है तब तक काम भी तो वही रहता है और प्रेरित करता भी वही रहता है, वो बिना प्रेरणा के काम नहीं करता। जैसे सास ने जब बहू से कहा तब बहू ने घर का काम किया। तो यहाँ पर जब कर्ता स्वयं काम न करके, यहाँ सास कोई काम नहीं कर रही है, सास ने तो केवल बहू को क्या किया है? आदेश दिया है, और उस आदेश को पाकर के बहू ने तुरंत घर का काम करना प्रारंभ कर दिया, अर्थात मोटिवेट होकर के, प्रेरित होकर के कार्य किया है। तो यहाँ पर प्रथम करता है कौन है? प्रेरित करता। प्रेरणा देने वाला जो करता है उसको प्रेरक कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? प्रेरक। ये तो है प्रेरक और ये है प्रेरित करता। काम कौन कर रहा है? प्रेरित करता, प्रेरणा पा करके। और काम किसने करवाया? प्रेरक ने करवाया है। अर्थात जब तक किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं मिलता है तब तक किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता है। प्रेरणा देने वाले को प्रेरक करता कहते हैं और प्रेरणा लेने वाले को प्रेरित करता कहते हैं। जैसे अगला उदाहरण है, राम श्याम से पत्र लिखवाता है। राम पढ़ा लिखा नहीं और उसकी इच्छा हो गई कि किसी को पत्र देना है, तो वह क्या करेगा? वह श्याम के पास जाएगा और श्याम के पास जाकर के श्याम को कहेगा कि तुम मुझे एक पत्र लिख के दो ताकि मैं किसी को दे सकूं। राम श्याम से पत्र लिखवाता है। राम श्याम से पत्र लिखवाता है।
यहाँ पर जो क्रियाएं हैं वो है प्रेरणार्थ के क्रियाएं। अगला उदाहरण आप देख सकते हैं कि दिनेश नौकर से फूल तुड़वाता है। दिनेश नौकर से फूल तुड़वाता है। नौकर से फूल तुड़वाता है। तो यहाँ पर नौकर यही था, फूल भी यही थे। जब तक दिनेश ने आकर के नौकर से नहीं कहा तब तक उसने फूल नहीं तोड़े। इस प्रकार से ये थी प्रेरणार्थ क्रिया। अब मैं आपको मुख्य रूप से 2-4 प्रेरणार्थ क्रिया बता देता हूँ कि इनका किस प्रकार से निर्माण होता है। जैसे लड़ना अकर्मक क्रिया है। लड़ना क्या है? अकर्मक क्रिया है। अब लड़ना से पहली प्रेरणार्थ क्रिया बनती है लड़ाना। और दूसरी प्रेरणार्थ क्रिया बनती है लड़वाना। पड़ोसी ने क्या काम किया? दोनों को आपस में लड़वा दिया। लड़वाना ये पहली प्रेरणार्थ क्रिया है और दूसरी प्रेरणार्थ क्रिया ये। इस प्रकार से प्रेरणार्थ क्रिया का निर्माण क्रिया में आ प्रत्यय और आना या ऐसे कुछ एक प्रत्यय जुड़ने से क्रियाओं का निर्माण होता है। कौन सी क्रियाओं का निर्माण होता है? प्रेरणार्थ क्रियाओं का निर्माण होता है। जैसे मरना क्रिया है। मरना ये एकदम सामान्य सी क्रिया बन रही है, लेकिन पहली प्रेरणार्थ क्या बनती है? मराना। और दूसरी प्रेरणार्थ क्रिया कौन सी बनती है? मरवाना। अपन कहते हैं ना उसने मरवा दिया, तो मराना और मरवाना ये प्रेरणार्थ क्रिया। मरना क्रिया से इनका निर्माण हो रहा है, धातु से इनका निर्माण हो रहा है, और अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं से प्रेरणार्थ क्रिया का निर्माण होता है। एक उदाहरण और है बोलना क्रिया है। तो बोलना से बुलवाना। बोलना से क्या बन गया? बुलवाना। ये प्रेरणार्थ क्रिया हो गई। और भी उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हो सकते हैं, जैसे सीखना से क्या बन जाएगा? सिखाना। सीखना से सिखाना या सिखवाना। और बुलवाना, सिखवाना। ये कुछ एक ऐसी प्रेरणार्थ क्रिया है। उसके बाद में पढ़ते हैं अपन नाम धातु क्रिया। उसके बाद में कौन सी पढ़ेंगे? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या है और नाम धातु क्रिया तो आती है ख्याल में नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कि धातु में नाम प्रत्यय जुड़ने से क्रिया का निर्माण होता है, लेकिन यह धातु नहीं है। नाम का अर्थ क्या है? संज्ञा। नाम का अर्थ क्या है? संज्ञा। यहां पर किसी भी प्रकार की कोई धातु नहीं होती है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में
प्रत्यय जुड़कर विशेषण शब्दों में प्रत्यय जुड़कर नाम धातु क्रिया का निर्माण होता है नाम धातु क्रिया, नाम का अर्थ है संज्ञा, अर्थात संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय जुड़कर नाम धातु क्रिया का निर्माण होता है। जैसे अपने सामने शब्द आया हाथ, हाथ से हथियाना, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, बात से बतियाना, चहक से चहक, चहक से हो जाएगा चहाना, चहाना, चहाना। और 60 से सठियाना, 60 से सठियाना, जैसे बात से बतियाना, 60 से सठियाना, चह से चहचाना, हाथ से हथियाना। इस प्रकार से नाम धातु क्रियाओं का निर्माण होता है। लाभ से लतियाना, लाभ से क्या बन जाएगा लतियाना, लतियाना, लाभ से लतियाना। दो से दोहराना, दोहराना, दो से क्या बन जाएगा दोहराना। इस प्रकार से इन जो क्रियाओं का निर्माण हुआ है ये कोई न कोई शब्द संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है, इन शब्दों से ही इन क्रियाओं का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार से डर से डराना, डर से क्या हो गया डर से डराना, डराना, डर से डराना। अब उदाहरण है आपके सामने, जैसे किसान की जमीन हथिया ली, जमीन हथिया ली। अब यार किसान की जमीन हथिया ली, तो हाथ से हथियाना बना है, हाथ से क्या बना है हथियाना बना है। बुढ़िया तो सठिया गई, बुढ़िया, बुढ़िया तो 60 से सठियाना, सठिया गई। कहने का तात्पर्य है बुढ़िया 60 वर्ष की उम्र से ऊपर की है, तो बुढ़िया तो सठिया गई, 60 से सठियाना, यहाँ पर नाम धातु क्रिया का निर्माण हुआ है। और भी कई उदाहरण नाम धातु क्रिया के हैं, जैसे अपन कहें उसके आंसू छलछला आए, उसके आंसू छलछला आए, छलछला आए। इस प्रकार से ये क्रिया बन गई नाम धातु क्रिया। आगे की क्रिया है संयुक्त क्रिया। आगे कौन सी क्रिया बनेगी अपन संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या है, संयुक्त क्रिया का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है वो अपन पढ़ेंगे। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट होता है संयुक्त, मिली हुई, अर्थात जब दो शब्द मिलकर एक पूर्ण क्रिया का बोध करवाते हैं तो उसे संयुक्त क्रिया के नाम से जाना जाता है। तो ये परिभाषा है इसकी, जब दो शब्द मिलकर
किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध करवाते हैं तो वहां पर संयुक्त क्रिया मानी जाती है। तो वहां पर संयुक्त क्रिया मानी जाती है। जैसे मोहन खाना खा चुका है। तो यहाँ पर खाना और चूकना दो शब्द मिलकर के एक क्रिया का बोध करवा रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिया हो जाएगी संयुक्त क्रिया। दूसरा उदाहरण है सोहन जयपुर जा चुका है। तो यहाँ पर बात करते हैं जाना और चूकना की। यहाँ पर जाना क्रिया और चूकना क्रिया दोनों शब्द हैं, उनसे एक संयुक्त क्रिया का निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार से अगला उदाहरण है मैं यह काम नहीं कर सकता। मैं यह काम नहीं कर सकता। मैं यह काम नहीं कर सकता। तो करना और सकना दो शब्द हैं, जिससे एक क्रिया का पूर्ण क्रिया का निर्माण हो रहा है। उसे संयुक्त क्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे तुम सोए हुए थे। तुम सोए हुए थे। तो यहाँ पर सोना और होना अर्थात सोए हुए थे, तो दोनों शब्दों से एक पूर्ण क्रिया का निर्माण हो रहा है। तुम सोए हुए थे, तो सोए और हुए दोनों से किसका निर्माण हो रहा है? एक पूर्ण क्रिया का निर्माण हो रहा है। और वह घूम रहा था, ये भी शामिल है इसमें। वह घूम रहा था। तो रहा था एक साथ है, घूमना एक साथ है। तो घूम रहा था। कहने का तात्पर्य है कि संयुक्त क्रिया में दो शब्द मिलकर एक पूर्ण क्रिया का बोध करवाते हैं, तो वहां पर संयुक्त क्रिया मानी जाती है। अगला उदाहरण आप समझ सकते हैं कि उसकी आंखें भर आई। उसकी आंखें भर आई। उसकी आंखें भर आई। भर आई शब्द में क्या है? संयुक्त क्रिया है। दो शब्द मिलकर के एक क्रिया का निर्माण करवा रहे हैं। उसी प्रकार से अगला उदाहरण है मुझे परिश्रम करना पड़ा। मुझे परिश्रम करना पड़ा। मुझे परिश्रम करना पड़ा। तो यहाँ पर ध्यान दें, करना और पढ़ना दो शब्दों से एक पूर्ण क्रिया का
बोध हुआ है। उसी प्रकार से अगला उदाहरण है कि आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। तो यहाँ पर दो शब्द है, बढ़ना और चलना, उनसे एक क्रिया का निर्माण हुआ है, बढ़ते चलो। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि एक के बिना दूसरे का काम पूरा नहीं हो रहा है। यहाँ पर वाक्य पूरा नहीं होगा, आगे बढ़ते पूरा नहीं हो रहा है। अगर अपन चलो शब्द को साथ में ले लें तो आगे बढ़ते चलो, तो एक पूर्ण वाक्य बन रहा है और एक क्रिया का भी बोध हो रहा है। इस प्रकार से दो शब्द मिलकर एक क्रिया का बोध करवाते हैं। एक उदाहरण और है कि पानी बरसने लगा, पानी बरसने लगा, बरसना और लगना, पानी बरसने लगा, पानी बरसने लगा। तो बरसना और लगना दो क्रियाएं हैं, उनसे दो शब्द हैं, उनसे एक क्रिया का बोध हुआ है। इस प्रकार से आज अपन ने पढ़ी क्रिया। क्रिया में अपन ने दो प्रकार से पढ़ा है। तो पहला पढ़ा था अपन ने कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, और कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो पढ़े थे, सकर्मक और अकर्मक। आगे था प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के अनेक भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अपन ने जो सिलेबस में जो दिए हुए उनमें से अपन ने तीन को पढ़ा है। सबसे पहला था प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा था नाम धातु क्रिया, और तीसरा है संयुक्त क्रिया। मुझे विश्वास है कि आप अच्छे ढंग से इनको याद करेंगे। और अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे क्रिया के बाद में आएगा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण।